हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, ये जो सेगमेंट है प्रभात खबर का, उसमें हम ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं, उसमें हम परिवारों की बात करते हैं, पॉजिटिविटी की बात करते हैं, क्योंकि हमारे साथ हैं बी पॉजिटिव नाम का अभियान चला रहे विजय बहादुर जी। आपका स्वागत है सर। थैंक यू। शुरुआत आज बातचीत की यहाँ से हम कर रहे हैं कि इन दिनों बातचीत में ना वो जो उदाहरण आते थे कि ये मैंने अपने दादी से सुना था, ये मेरे दादाजी कहा करते थे, ये पूरे एग्जाम्पल से गायब हो गए हैं, विलुप्त होती जा रही है ये जो प्रथा चलती थी। क्या हुआ परिवारों को, क्या हो गया भारत के परिवारों को सर? जनार्दन जी, मुझे जो लगता है कि हिंदुस्तान में जो आज हो रहा है, वेस्टर्न कंट्री में आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले हो चुका है। अच्छा। तो जो चीज़ें वेस्ट में पहले हुई, आज हिंदुस्तान में हो रहा है। परिवार बिखर रहे हैं। जो हमारा कंबाइंड फैमिली था वो टूट टूट कर न्यूक्लियस परिवार में चला गया है। तो ये एक समय का एक फेज है। अच्छा। मेरा मानना है कि समय का फेज है और बदलाव जीवन का शाश्वत सत्य है। ठीक है। तो जो आप देख रहे हैं कि धीमे धीमे जो पूरे हिंदुस्तान जो 140 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में आज है, किसी समय में हम गर्व से कहते थे कि हमारा जो समाज है वो एक कलेक्टिव समाज है, संयुक्त परिवार है, कोहेसिव समाज है। जो वेस्ट में 30 साल पहले हुआ, पूरे हिंदुस्तान में आज हो रहा है कि समाज छोटे छोटे टुकड़ों में न्यूक्लियर परिवार में बदल रहा है। इसके पीछे कोई प्रमुख कारण नजर आता है? सिर्फ हम वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृतियों को का पीछा करते हुए वहां पहुंच गए हैं, या कुछ नैसर्गिक तौर पे, मौलिक तौर पे भारत के परिवारों में कोई बदलाव, कोई कारण नजर आता है? मेरा जो मानना है कि इसके जो मूल में दो कारण हैं जी। एक तो इसके जो आर्थिक पहलू हैं। अच्छा। और दूसरा जो है इसका जो सामाजिक और पारिवारिक जो पहलू है। आर्थिक पहलू आप इस तरह से समझिए कि आज के दिन में लोगों के एम्बिशन बहुत बड़े हैं, लोगों की ज़रूरतें बहुत बड़ी हैं, और जब आपकी ज़रूरतें बड़ी हैं तो आपको ज़्यादा अर्न भी करना पड़ेगा। वो दौर था आज से कुछ बरसों पहले तक पूरे हिंदुस्तान में, खासकर जो ग्रामीण परिवेश में, कि परिवार में एक आदमी कमाता था और बाकी लोग उसी के साथ में आगे बढ़ते थे, पलते बढ़ते थे। जी जी। लेकिन अब हर व्यक्ति अपने को आगे रखना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कमाए। तो अब समाज में क्या है कि हर परिवार में एक से ज़्यादा लोग कमाने लगे हैं। पहले जो रिसोर्सेस थे, मान लीजिए खेती हिंदुस्तान की प्रमुख आर्थिक धुरी थी, उससे अब हमारे जो नीड है उसका काम पूरा नहीं हो पाता है। तो लोग अर्थ उपार्जन के लिए तमाम तरह के प्रयास करना लोगों ने शुरू किया है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सब अपने तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से आर्थिक रूप से काम करें। ओके। दूसरा जो मैंने कहा कि सामाजिक और जो पारिवारिक पहलू है, एक जो हम बोलते हैं या हम लोग से मानते हैं कि हिंदुस्तान का जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए एक वरदान की तरह भी था, लेकिन एक अभिशाप भी है। क्योंकि आज भी दक्षिण के जो राज्य हैं वहाँ पर जो पॉपुलेशन, जो पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से अब वो लगभग स्टैग्नेंसी की तरफ हैं। लेकिन ईस्टर्न पार्ट है, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल या इस तरह ये जो इलाका झारखंड का पार्ट है, अभी भी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर नेचुरली पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगा और रिसोर्सेज की एक सीमा है, तो रिसोर्स जब कम रहेंगे, सीमित रहेंगे, आपका पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा, तो फिर धीरे 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 चीज़ें फिर छिजने लगती है। जैसे मैं बताऊं कि सामाजिक पहलू आप इसका समझिए क्या है कि आज हर व्यक्ति काम करना चाहता है, हर आदमी इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। जैसे आप समझिए कि मैंने पिछले एपिसोड में भी जिक्र किया था कि पहले जो हमें मिलता था उससे हम संतुष्ट रहते थे, लेकिन आज परिवारों में हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन की जो रफ्तार है उसके साथ हम मैच करें। कंज्यूमरिज्म बहुत तेज है, हर व्यक्ति को मोबाइल चाहिए, विलास की सभी चीज़ें चाहिए। तो उसके लिए हर व्यक्ति अपने तरीके से जीवन जीना चाहता है। जी जी। और चूंकि परिवार अब छोटा हो गया है, तो परिवार जब छोटा हुआ तो हमारी अपब्रिंगिंग वी से मी की तरफ से हो गई है। आई मतलब मैं। तो जब बचपन से हम लोगों के साथ कोई
चीज़ शेयर नहीं करना चाहते हैं, और हमें बिन मांगे भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो लोगों के साथ रहने में हमें डिस्कम्फर्ट होता है, होने लगा है। तो बचपन में यही अगला सवाल भी था कि परिवार छोटे हुए तो अच्छा हुआ भाई। पहले ऐसी जिम्मेदारियां था कि एक ही महिला को पूरे घर का खाना बनाना पड़ रहा है, वो महिला पिस जा रही है सुबह से शाम तक खाना बनाने में। लेकिन अब परिवार 2 ही लोगों का है, तो उसके ऊपर से ऐसी जिम्मेदारियां हट गई, तो महिलाओं का उत्थान भी होगा, वो महिलाएं भी आगे बढ़ेंगी। कई सारी अच्छाइयाँ गिनाई जाती हैं छोटे परिवारों को लेके। लेकिन आप क्या देखते हैं, ये जो परिवार टूटे हैं, छोटे छोटे हो गए हैं, इनका कोई दूरकालिक आप परिणाम या दुष्परिणाम देखते हैं? देखिए, मैं इसके दोनों पहलू देखता हूँ जी। एक न्यूक्लियस फैमिली, आप जैसे मान लीजिए आपने महिलाओं का जिक्र किया जी। आज जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं समाज में, उनको जो जगह मिल रहा है, हालांकि अभी भी जो बदलाव की गति जो है वो उस तरीके से नहीं है जो होनी चाहिए, फिर भी धीरे धीरे परिवार में जो महिलाओं को जो सम्मान मिलने लगा है। आप देखिए कि आज के दिन में जो भौतिक ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, तो परिवार में भी खासकर जो अर्बन जो शहरें हैं, अर्बन जो इलाका है, वहाँ पर आप देखेंगे कि पत्नी भी पति के साथ काम कर रही है। तो जो आर्थिक स्वावलंबन जब आता है तो लोगों का जीवन भी बदलता है, उनके अधिकार भी, वो हक वो मांगने के अधिकारी हो जाते हैं, या उस स्थिति में होती हैं कि वो अपने हक के बारे में बात करती हैं। तो न्यूक्लियस फैमिली होने के बाद चूँकि परिवार छोटा हो गया, तो लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं। लड़कियों में अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने काम को लेकर एक निश्चय पैदा हुआ है, उनको एक आने, तो उससे क्या हो रहा है कि एक आर्थिक स्वावलंबन के कारण परिवार में एक बदलाव आया है। लेकिन दूसरा जो नकारात्मक पहलू है कि मैंने बोला कि चूँकि हम कभी कभी एक लाइटर नोट में हम लोग कहते हैं कि भाई ये जो दौर है, पहले अभी आप देखेंगे कि किसी परिवार में अगर खासकर अर्बन इलाकों में अगर आप किसी से पूछेंगे आपके कितने बच्चे हैं, तो वो कह दे अगर कि उससे 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो लोग उसे बहुत ही अजीबोगरीब दृष्टिकोण से देखते हैं कि अरे आज के समय में किसी को 3 बच्चे 4 बच्चे कैसे हो सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो आज के समय में 2 बच्चे हैं, किसी को एक ही है परिवार में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अब बिलीव कर रहे हैं कि भाई अगर कोई परिवार में आगे आने वाले समय तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन उसी में लाइटर नोट में मतलब अब जैसे पहले परिवार में क्या था कि मौसी थी, चाचा थे, तो एक ये भी हो रहा है कि ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई डायनासोर विलुप्त हो गए, उसी तरह कहीं चाचा या मौसी जैसे शब्दावली विलुप्त न हो जाए। जी, बड़ी बात है। हाँ, तो बड़ी बात है। लेकिन इससे क्या हो रहा है, परिवार में जो एक स्नेह जो होता था ना, वो धीरे धीरे हम इतने एकाकी हो गए हैं, डगमगा गया वो पूरा व्यवस्था ही। और चूंकि जो कंबाइंड फैमिली का एक बहुत बड़ा जो लाभ होता है, ठीक है, आज आप अच्छी स्थिति में हैं तो आप अपने को हैंडल कर ले रहे हैं, आपको सब कुछ ठीक लगता है, आपको लगता है कि मेरा जो ये अच्छा समय है, मेरा जो सुखमय समय है, इस सुखमय समय से किसी को मैं कुछ शेयर नहीं करूं। जी जी जी। लेकिन जीवन इतना कॉम्प्लेक्स है आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, कि जब आप डिफिकल्ट फेज में आते हैं, कमजोर लम्हों में जब तब आप देखेंगे कि जब कमजोर लम्हों में आप आते हैं तो आपको एक सहारे की जरूरत होती है, साथ की जरूरत है। लेकिन आप इतनी दूर निकल चुके होते हैं लोगों से, आपके बीच में इतनी संवादहीनता होती है कि आपके पास वो मॉरल, या बोलते हैं जो मोरल साहस जिसको बोलते हैं ना, कि आपको एक नैतिक आपके पास साहस भी नहीं कि आप उससे मदद मांग सके, वापस बुला सके। ये दूर की बात है कि कोई मदद करने के लिए आएगा, आपके पास वो साहस भी नहीं बचा है कि आपके डिफिकल्ट टाइम में आप किसी को पुकार सके। इसी बात से आगे का सवाल भी निकलता है, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, आज प्रभात खबर डिबेट कर रहा है। लोग सर ये मान के चलते हैं कि टेस्ट में फेल हो जाना यानी दवाई का खाने लायक नहीं था। मैं इससे सहमत हूं। छात्र ने जो IIT का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया तो हमने इसको इकोनॉमिक जस्टिस तो दे दिया। उन दिनों वो लातेहार का जो इलाका था, पलामू लातेहार का इलाका सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित इलाका था। सारंडा का पूरा इलाका नक्सल प्रभावित था। आपके पार्टी का टेक क्या है
वो वन नेशन वन इलेक्शन पर सोचती क्या है? दिक्कत की बात ये है ना कि चुनाव को ही समस्या बताया दिया जा रहा है। जो दीर्घकालिक बीमारियां हैं देश के समक्ष, जिसको हम दूर कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है विजय बहादुर जी आपका इस खास एपिसोड में, जिसमें हम परिवारों पर जिक्र कर रहे हैं। आपने चर्चा की टूटते हुए परिवारों से निकलने वाले संकटों के बारे में कि क्या क्या परेशानियां उससे उपजती हैं। इसी लाइन को एक लाइन और एक स्टेप और आगे लेकर के जाते हैं कि जब लोग अकेला महसूस करते हैं और वो किसी से कह नहीं पाते हैं, किसी को बता नहीं पाते हैं, तो चुनौती यहाँ तक आती है कि वो मरना पसंद करते हैं पर वो जाकर के किसी से कुछ कहना पसंद नहीं करते। साथ साथ में क्या इसको ऐसा नजर आता है कि बीते कुछ दिनों से ना समाज में बहुत ही विभत्स, बहुत ही ऐसी घटनाएं जिनके बारे में जिनका जिक्र करना मुनासिब नहीं हो रहा है, जिसको छोटे बच्चों को अगर डिस्क्राइब कर दिया जाए तो उसके मन में जीवन भर के लिए ये व्याप्त हो जाए कि कितने ही बोटियों में काट करके फ्रिज में रख दिया, कहाँ रख दिया। आपको नजर आता है कि परिवार का जो छोटापन है या जो परिवार का टूटन है उसने इस तरह की घटनाओं को और बढ़ावा दिया है? निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि एकेडमिकली आज के जो बच्चे हैं वो बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। हर बच्चा 95% नंबर लाना चाहता है, 100% नंबर लाना चाहता है। जी। आज अपने अगल बगल किसी बच्चे को आप देखिए, सीबीएसई आईसीएसई में 90% आया था, उससे हम जब सवाल पूछते हैं कि कितने नंबर तुम्हारे आए, अगर वो कह दे कि मुझे 90%, 89% नंबर आया, तो ऐसा लगता है कि उस बच्चे की पढ़ाई में कमी रह गई, कोई कमी रह गई है। जी हाँ। तो एकेडमिकली बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और करना भी चाहिए। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने कहा कि जो संयुक्त परिवार है जी, कंबाइंड फैमिली जो होती थी और न्यूक्लियस फैमिली में जो बहुत बड़ा जो चेंजेज हुआ है, पहले हमारे जनरेशन में जो कंबाइंड फैमिली थे, हम लोग दादा दादी, नाना नानी की बातें सुनकर, उनकी कहानियां सुनकर ही उनके मोरल टीचिंग को देखते हुए या सुनते हुए हम लोग बड़े हुए थे। उनके डांट, उनके फटकार, उनके दुलार। न्यूक्लियस फैमिली में आज के समय में मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पेरेंट आज के दिन में गैर जिम्मेदार हैं, लेकिन ये भी सही है कि वक्त की कमी के कारण बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। पेरेंट्स आज के दिन में अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत व्यस्त हैं। वो प्रोफेशनली भी इसलिए भी अच्छा करना चाहते हैं तो अपने लिए, प्लस वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का लालन पालन बहुत अच्छे तरीके से हो, भविष्य सुधरे। दूसरा, पहले परिवार में एक व्यक्ति काम करता था, वाइफ हस्बैंड में। आज के दिन में बहुत सारे परिवार में दोनों लोग काम कर रहे हैं, पति भी काम कर रही है, पत्नी भी काम कर रही है। तो बच्चों के लिए जो एक मोरल टीचिंग का जो दौर है, मुझे लगता है उसमें कमी आई, जो संवेदना तैयार होती थी, हाँ, उसमें कमी आई है। मतलब इमोशन जी कमजोर हो गए। आप इस तरह समझिए कि आप जब परिवार में रहते हैं, चाचा हैं, चाची हैं, कजन ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, आपस में लड़ना झगड़ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो संबंधों के बीच से निकलती है और आदमी संबंधों के बीच से सीखता है। लेकिन न्यूक्लियस फैमिली में आज के दिन में संवादहीनता की स्थिति है और टेक्नोलॉजी के दौर में एक और दौर जो शुरू हो गया है कि परिवार में चूंकि मोबाइल का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जो भी वक्त बचा हुआ है वो वक्त आप देखिएगा कि मोबाइल, सोशल मीडिया, OTT, इसमें ज़्यादा न सिर्फ बच्चे दे रहे हैं बल्कि परिवार के बड़े भी दे रहे हैं। तो मोरल टीचिंग कहीं ना कहीं कम हो रहा है। दूसरा, जो जैसे आपने कहा कि बहुत सारी जो विभत्स घटनाएं हो रही हैं और चूंकि बदलाव की रफ्तार बहुत तेज है और लोगों की एम्बिशन बहुत ज़्यादा है, तो आज के दिन में आप इस तरह समझिए कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिससे हम पहले के दौर में गलत मानते थे, आज के दौर में हम गलत करके भी जस्टिफाई करते हैं। तो आप इस तरह समझिए कि जैसे जिस तरह से हमारा आचार व्यवहार संस्कार है, बचपन से ही मान लीजिए, मैं देखिए एक बात बोल रहा कि मान लीजिए एक शराब है या वैसी चीज़ें जो विलास की चीज़ें हैं जो परिवार में पहले एक टैबू की तरह देखी जो जाता, आज के दिन में वो चीज़ें एक्सेप्टेंस के दौर में है, एक नॉर्मल लाइफ की तरह। तो आप ये समझिए कि जो बच्चा देखता है, बच्चा वही सीखता है। उसे लगता है कि ये मेरे जो फादर का जो इतना बड़ा जो आलीशान कोठी है, ये जो उसकी व्यवस्था है, इसके जो पैसे हैं, ये विलास के जो, उसके लिए बहुत सारे ऐसे चीज़ उसे करने पड़ रहे हैं
जो शायद समाज में एक्सेप्टेबल नहीं, लेकिन वो होता है और हम उसका उपभोग कर रहे हैं। तो हमें एक न्यू नॉर्मल में हम बहुत सारी गलत चीज़ों को सही मान लेते हैं और धीरे धीरे हमारे एक वो हैबिट का हिस्सा बन जाता है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो गलत है उसको सही मानते हैं। तो एक समय के बाद हर चीज़ हमें जो गलत है वो सही लगती है और हम उसे जस्टिफाई करते हैं जी। तो यही है, उसी रास्ते से ये चीज़ें आगे बढ़ रही है, विभत्स की तरफ बढ़ जा रही हैं। ये बहुत जायज़ और बहुत मौलिक आपने बात बताई। इसमें एक चीज़ उभरती है कि जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं, किसी मंच पे होते हैं, हम कैमरे के सामने बोल रहे होते हैं, कहीं डिस्कशन कर रहे होते हैं 4 लोगों के सामने, तब तो हम एकदम से वही जो अभी हम जिस तरह की बात कर रहे हैं कि नहीं, जो संयुक्त परिवार थे वो कई गुना अच्छा होते थे, बढ़िया होते थे। लेकिन एक बहुत छोटी सी लाइन इसमें निकल के आती है कि हम शादी ढूंढने के लिए अपनी बहन, अपनी बेटी के लिए जाते हैं और सामने वाला जो परिवार देखते हैं तो उस परिवार में हम ये तलाशते हैं कि लोगों की संख्या कम है कि नहीं। अगर परिवार बहुत बड़ा है तो एक ही जगह पे रहता है, साथ में ही रहना होगा आपकी बेटी को, आपकी बहन को, तो हम ऐसे रिश्तों को छोड़ करके उनको तवज्जो देने लग जाते हैं जहाँ छोटे परिवार हैं। ये अंतर आप देखते हैं, द्विआर्थी समाज डेवलप कर रहे हैं हम। ऑलरेडी मेरा मानना है जनार्दन जी कि हम लोग इंसान की एक बहुत बड़ी फितरत है कि वो जो एक पैमाना होता है वो दूसरे के लिए अलग पैमाना तय करता है, स्टैंडर्ड तय करता है और अपने लिए वो अलग स्टैंडर्ड तय करता है। तो आप इस तरह समझिए, जैसे आपने अपने सवाल में ही जवाब बता दिया कि हम जब अपने घर में अपने बच्चियों की, बेटियों की, बहन की शादी करने जाते हैं तो हम छोटा परिवार ढूंढते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरे के घर से जब कोई बेटी आए तो वो हमारे जो कंबाइंड फैमिली है वो उसमें एडजस्ट कर जाए। राइट। तो दोनों पैरामीटर्स देखिए नहीं चल सकते हैं। अल्टीमेटली जो आप अपने परिवार में सिखा रहे हैं, दूसरे के परिवार से जो बेटियां आ रही हैं वो भी उसी अपब्रिंगिंग लगभग वही हो रही है, आसपास ही है। तो जो आप सोच रहे हैं दूसरे लोग भी उसी तरह से सोच रहे हैं। तो सोचने का नजरिया जब तक मैच नहीं करेगा तो ये मुझे नहीं लगता कि चीजें नॉर्मल हो सकती है। इसी चीज़ में सर एक चीज़ और जोड़ लेते हैं। ये भी बात बार बार सुनाई देती है कि जब थोड़ा सा उम्र हमारी ढल जाती है तब हमें कोई सहारे की आवश्यकता लगने लग जाती है। पर क्या ये डेवलप कैसे हो, ये सहारा? क्या हमने जब समय था तो उस वक्त हमें कुछ करना चाहिए था इसके बारे में? थोड़ा हार्श लगेगा, लेकिन निजी तौर पर मुझे लगता है कि एक जो जनरेशन गैप होता है, हर जो जनरेशन जो ओल्डर जनरेशन है उसको ऐसा लगता है कि जो उसका जो न्यू जनरेशन है ज़्यादातर मामलों में वो उसकी उस तरह से देखभाल नहीं कर पा रहा है जिस तरह से उसे करना चाहिए, जैसा होना चाहिए या जिसके वो अधिकारी हैं। ठीक है। लेकिन मेरा जो मानना है कि देखिए ये निश्चित तौर पर जो भी एक जनरेशन है, जो नई जनरेशन जो है, उसे अपने ओल्डर जनरेशन की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि आप आज जो भी हैं उनके बल पर ही हैं। आपने जो सीखा, सहेजा, आप जो आगे बढ़े, उसके पीछे आपके जो ओल्डर जनरेशन का एक बहुत बड़ा श्रम है, उनकी बहुत बड़ी त्याग है। जी हाँ। लेकिन इसमें मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि आज जो ओल्डर जनरेशन है उन्हें भी एक बार रिएसेस करना चाहिए कि जब उनकी उम्र थी वो, या जब वो यंगर ब्रीड में थे, क्या उन्होंने अपने परिवार के लालन पालन में, अपने बड़े बुजुर्गों के लालन पालन में उसी तरीके से ध्यान दिया? और आप ये समझिए कि जब मान लीजिए मैं अपने परिवार में हूँ, अगर मैंने ये देखा कि मेरे पिताजी, मेरे फादर, मेरी मदर हमारे दादा दादी, नाना नानी का ख्याल कर रहे हैं, तो बीइंग ए किड मुझे ऐसा लगेगा या मैं ये सीखूंगा कि जो एक परिवार होता है उसमें हमारे जो ओल्डर लोग हैं वो इस तरह से उनकी देखभाल या उनका रख रखाव या इस तरह से ख्याल करना चाहिए। जी, तो हमारे जो एक डीएनए में वो चीज़ें चली जाएगी। लेकिन जब मैं ये देखूंगा कि मेरे माता ने, मेरे पिता ने
हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी या जो हमारे बड़े लोग हैं, उनका ख्याल उस तरीके से नहीं रखा। हाँ, ओल्ड एज होम में भेज दिया। तो मैं ये जरूर देखूंगा कि जब हमारे दादा दादी का लालन पालन उस तरीके से नहीं हुआ तो मेरे मन में हो सकता है मैं वो बात व्यक्त नहीं करूं, लेकिन मेरे मानस में वो बात रहेगी कि इस तरीके से ही चीजों की परवरिश होती है। तो हमारा व्यवहार भी आने वाले समय में जो परिवार में हम देखेंगे, अगर हम ये देखेंगे कि हमारे जो फादर मदर थे उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखा, तो हम जरूर इस तरह के संस्कार सीखेंगे कि अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए। और लगेगा कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहा तो हम भी शायद हमारा व्यवहार भी उसी तरह होगा। तरह से तैयार होता है। एक्सेप्शन हो सकते हैं कि किसी परिवार में बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन यंग जनरेशन उस तरह से नहीं करी। एक्सेप्शन सभी जगह है, सब जगह है। एक हमने समस्याओं पर बात की, कई उसके विश्लेषण आपने लोगों के सामने रखे। उपाय के तौर पर कुछ ऐसा ट्रिक नजर आता है कि क्या क्या चीजें अभी बदल लेनी चाहिए वरना आगे आने वाले दिन ठीक नहीं होंगे? देखिए, मुझे लगता है कि कहना बहुत आसान है, करना उतना ही कठिन है। लेकिन बिना इसे किए समाधान भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम मी से अगर वी की तरफ न भी जाएं तो इतना एडजस्टमेंट जरूर होना चाहिए कि हम एक दूसरे को टॉलरेट कर सकें या एक दूसरे के साथ संसर्ग में आगे बढ़ सकें, निभा सकें। मैंने देखा है कि जैसे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जब वो कंबाइंड तरीके से रहते हैं, चूंकि सबकी अपनी आकांक्षाएं हैं, सबका अपना अर्निंग है, सबका कैरियर है परिवार में, तो वो परिवार उतना चल नहीं पाता है। लेकिन बहुत बार मैंने देखा है कि उसी परिवार के जब सभी लोग अलग अलग रहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन उन्होंने अपने संबंधों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जिया है या जी रहे हैं, तो वो परिवार, वो मॉडल भी बहुत सक्सेसफुल है कि सभी लोग इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली हैं लेकिन अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन जब एक दूसरे को जरूरत है तब वो साथ उसके साथ खड़े हैं। तो मुझे लगता है चूंकि अब तो परिवार न्यूक्लियस है, तो हम अपने रिश्ते नाते मित्रों को के साथ इतना संसर्ग या उतना व्यवहार जरूर बना के रखें कि जब उनको हमारी जरूरत पड़े तो हम उनके पीछे खड़े रहें और हमारी जरूरत के समय में वो हमें नजर आए कि वो बहुत ही वाजिब और बेहतरीन बात आपने कही है। एक इसमें आपसे एंगल लेना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि अब वो दौर आ गया है कि सरकार को परिवारों को बचाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत महसूस हो रही है? मेरी जो समझ है, देखिए, जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है या सरकारी नियमों से इस तरह की समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि समस्या परिवार की है, समाज की है, और इसका जो समाधान है वो परिवार से ही निकलेगा, समाज से ही निकलेगा। तो जो मोरल टीचिंग जो हम परिवार में करते हैं, समाज में करते हैं, उसकी बात हम अगर लगातार करेंगे, लोगों को जो लोग अच्छा कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल देंगे और जो कुछ बुरा हो रहा है उसके बारे में बताएंगे, आज के दिन में आप ये समझिए कि हर चमकता हुआ जो चीज़ होती है वो बहुत अच्छा लगता है इंसान को, ग्लैमरस लगता है। और हर वो बात जो मोरली आपको करेक्ट करती है, जो या मोरल की बात होती है, बहुत बार आपको बेकार लगती है। लेकिन जीवन को अगर आपको बेहतर करना है तो आपको अच्छा सुनना पड़ेगा, अच्छा बोलना पड़ेगा, अच्छे लोगों के संसर्ग में रहना पड़ेगा और मोरल टीचिंग करनी पड़ेगी। इंसान मार्स में चला जाए, मून में चला जाए, लेकिन इंसानी जीवन है। और वो आप ये मान के चलिए कि मोरल टीचिंग आप अगर एआई के दौर में भी चले गए हैं तो मेरा मानना इसकी ज़रूरत और बढ़ गई है, और ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है। जब कभी भी फैमिली की बात करते हैं तो एक बात होती है फैमिली कोर्ट की, वह अपने आप में एक बड़ा विषय है। अगला एपिसोड निसंदेह हम आपको डाइवोर्स और तलाक और टूटते हुए पति पत्नी के रिश्ते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्तों पर करेंगे। लेकिन एक छोटा सा कमेंट लेते चलते हैं कि आजकल बहुत सारे मामले पिता पुत्र, भाई बहन या भाई भाई के भी लोगों तक, कोर्ट तक पहुंच रहे हैं। तो इस पर एक छोटी सी टिप्पणी आपकी लेंगे कि जो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है परिवारों को एकजुट करने में, क्या कहते हैं आप, क्या हो गया है ये? देखिए, आप ये समझिए कि आज के दौर की सबसे जो बहुत कमज़ोर कड़ी है वो है
इंसान का जो ईगो है, आज के दिन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है। लोगों की ईगो बीइंग ए इंडिविजुअल इतनी बढ़ गई है कि वो उसको लगता है कि वो जो है वो बिल्कुल ठीक है। बीच का जो मध्यम मार्ग है वो कोई आज उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहता है। तो मेरा जो एक निजी तौर पर मानना है कि देखिए, आप अपनी बात, अपनी विचारधारा, अपनी बात को लेकर ढिल रहे, लेकिन अपने दिमाग के जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उसको खोल कर रखें। कोई बात कोई कहता है तो उसे कम से कम इतना जरूर सुने। निर्णय आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन कोई अगर वही बात आती है या कोई कह रहा है तो उस पर एक बार विचार जरूर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम जब एक दूसरे की बातों पर विचार करेंगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप भी अपने को करेक्ट करेंगे कि जो मैं सोच रहा था या जो मेरा स्टैंड है उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। तो जब फ्लेक्सिबिलिटी इंडिविजुअल्स के बीच में आ जाएगी, परिवार में आ जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें जो कोर्ट में चले जा रहे हैं, मुझे लगता है आपस में ही उसका समाधान हो जाएगा। बहुत बेहतरीन बात आपने कही विजय जी। हम विजय जी से निवेदन करते हैं कि वो हर सप्ताह आकर के आप लोगों के सामने कई जटिल मुद्दों पर, जो परिवार, इमोशन, रिश्ते और पॉजिटिविटी के आसपास होते हैं, उस पर वो अपनी बातचीत को रखें। अगर आपके जहन में कोई सवाल उठता है, जैसा कि मैंने बताया, अगला एपिसोड हम करेंगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और पति पत्नी के रिश्तों पर, वो जो प्रेम संबंध हैं उसके इर्द गिर्द अगला पूरा एपिसोड होगा। उससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो भी आप इसी वीडियो को देखते हुए कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके इतर भी किसी सब्जेक्ट पर आप चाहते हैं कि विजय बहादुर जी से आपको उस पर राय लेनी है, क्योंकि विजय बहादुर जी तकरीबन 5 साल हो गए, 5 साल से ज़्यादा से आप बी पॉजिटिव नाम का अभियान 6 साल से बी पॉजिटिव नाम का अभियान चला रहे हैं। इस दरमियान कई सारे लोगों से मुलाकात हुई होगी, कई जटिल मुद्दों पर बातचीत हुई होगी और कई ऐसे समाधान निकल करके सामने आए होंगे जो शायद आपके लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। तो आप अपने सवालात डालते रहिए और सर हम आपको इन्वाइट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।